चलिए ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स। अब यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट को थोड़ा सा स्टडी करना है। यहाँ पे अगर आपको याद होगा एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड जो बातें हुई थी, है ना, जब एटम का स्ट्रक्चर स्टडी करना हमने स्टार्ट किए तो सर जे थॉमसन ने सबसे पहला एटॉमिक मॉडल दिए थे, जिसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है ना। अकॉर्डिंग टू हिम, एटम इज जस्ट लाइक अ वाटरमेलन, द नेगेटिव चार्जेस आर एम्बेडेड इन इट जस्ट एज द सीड्स ऑफ द वाटरमेलन, एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ द रेडिश पार्ट ऑफ द वाटरमेलन इंडिकेट्स द पॉजिटिव चार्ज। जिस तरह से रेडिश पार्ट होता है वाटरमेलन में, वो इंडिकेट करता है पॉजिटिव चार्ज। बट वो आपने देखा एटॉमिक मॉडल पूरी तरह से फेल हुआ। ख़ास तौर से उसको फेल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटर एक्सपेरिमेंट, है ना। ऑन द सजेशन ऑफ एडवाइस ऑफ रदरफोर्ड, उनके जो स्टूडेंट्स थे, है ना, क्या था, ग्रेगर एंड मार्सडेन, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसमें ये ऑब्जर्व किया कि भैया यहाँ पर तो जो भाई मामला है कुछ अलग ही है। फिर बाद में रदरफोर्ड साहब ने यूनिवर्सल थ्योरी का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि देखो, सबसे पहले तो जो एटम होता है वो पूरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और ज़्यादातर उसका जो पार्ट है वो खाली होता है। 99.9% ऑफ द एटम इज़ एम्प्टी, और उसका जो पूरा मास होता है, एंटायर मास ऑफ द एटम, मतलब 99.99% मास ऑफ द एटम, वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन्स उसके अतराफ सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ी थी। अब हमको इसी ऑर्बिट को और डिटेल में हमको थोड़ा सा देखना है। अब इसके रेडियस के बारे में, इसकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में, इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अब ऐसा है कि ठीक है, अगर हमने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अबाउट द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, तो मैं बोलूँगा भैया कोई भी चीज़ को गोल घूमने के लिए क्या ज़रूरी होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो इट विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मैं कहूँगा दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको क्या लिख सकते हैं अपन, 1/4πε0 ट्वाइस ई जेड ई अपॉन आर स्क्वायर। ये हमें क्या करता है? आपको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर प्रोवाइड करता है ना। सॉरी, ये अलग हो गया, माय मिस्टेक, सॉरी। ये तो अपन ने वो जो फोर्स उसको फील होता था अल्फा पार्टिकल को, वो फोर्स था। ये हम एटम की बात कर रहे हैं। तो जो भी एटम होगा आपका, फॉर एग्जाम्पल, जो देखो रदरफोर्ड साहब ने जो एग्जाम्पल लिए थे, मैं भी वो एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे उन्होंने जो लिए थे वो हाइड्रोजन एटम का लिए थे। उन्होंने सब कुछ जो चीज़ें समझाई थी कि ऐसा होता है वैसा होता है, ये सिर्फ किस चीज़ को लेकर समझाई थी? हाइड्रोजन एटम को। वो हाइड्रोजन एटम के आगे वो खुद बढ़ ही नहीं पाए थे वो। तो अब अगर मैं कहूँगा कि ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम की अगर मैं बात करूँ तो उसमें क्या होता है? बीच में सेंटर में न्यूक्लियस होता है, जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज, एक न्यूट्रॉन, और फिर उसके बाद उसके अराउंड सर्कुलर मोशन में होता है इलेक्ट्रॉन, है ना। इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज -e, इसका चार्ज +e। तो मैं बोलूँगा अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो कितना होगा? 1/4πε0, और ये हो जाएगा E² अपॉन R², जहाँ पर R स्टैंड्स फॉर द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। R स्टैंड्स फॉर रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। और जैसे कि मैंने कहा, यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करता है? आपको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। मैं यहाँ लिखता हूँ Fe = FCP। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ therefore mv² अपॉन R = 1/4πε0 E² अपॉन R²। ये R और एक ये R कट जाएगा, तो फिर मैं यहाँ लिख सकता हूँ therefore R = E² अपॉन 4πε0 mv²। ये मेरे पास पहला फॉर्मूला आया इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम, जब वो ऑर्बिट में होगा, कि द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम। तो देखो, जब इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन एटम में रिवॉल्व होता रहेगा तो उसकी ऑर्बिट का जो रेडियस होगा, इस फॉर्मूले से आप उसको क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलर टू दैट उन्होंने फिर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी भी कैलकुलेट करके दिखाया। बोले कैसे? देखो, काइनेटिक एनर्जी को कैसे निकालेंगे? ये इक्वेशन को दोबारा लिखो, mv² = E² अपॉन 4πε0 R। ये R कट हो गया था ना यहाँ पर। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, सॉरी हाफ से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड से,
तो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। अब ये हाफ से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा बेटा 8। तो मैं बोलूंगा ये हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0 आर। दिस इज काइनेटिक एनर्जी। लेट दैट बी गिवन एज इक्वेशन नंबर 2। इसे आप क्या दे दीजिए नाम, इक्वेशन नंबर 2। और अब अगर मैं कहूँगा अच्छा सिमिलर टू दैट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आपको याद होगा आपने वर्क एनर्जी एंड पावर में F इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी आर पढ़ा था, आया ना। तो डी यू इज इक्वल्स टू माइनस एफ इंटू डी आर, और इंटीग्रेशन करके आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो वैल्यू आएगी -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर अपॉन आर। ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आती है, डायरेक्ट दिया हुआ था उसमें भी, एनसीईआरटी में भी डायरेक्ट दिया हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू आती है ये आएगी -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर अपॉन आर। आइए अब इसके बाद हमने कहा ये काइनेटिक एनर्जी आ गया, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गया। Therefore total energy of the system will be kinetic energy plus potential energy. E is equals to K is how much? E square upon 8 pi epsilon 0 R. What about the potential energy? It is -1/4 pi epsilon 0 E square upon R. अब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगा आपका, इट विल बी माइनस ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0 R। ये हमारे पास टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग को कहा गया है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, जिसमें हमको ये सारे ऑर्बिट्स के बारे में बताया गया कि जब इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड जिन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होगा, तो अगर मुझे उस सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट करना रहा तो मैं वो कैसे निकालूंगा, अगर उसका काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना रहा तो कैसे, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना रहा तो कैसे, टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना रहा तो और कैसे। हाउएवर बाद में जब नील बोर का हमारे पास पॉस्टुलेट आया था, आगे जब हम चीज़ें पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इसी चीज़ को आगे ज़्यादा और इलेबोरेटिव वे में पढ़ाया गया है ना। तो भाई अभी का फिलहाल ये जो एनसीईआरटी के अंदर जो दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी यहाँ तक के ये पार्ट है। चलो लिख लो ये फटाफट, फिर न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ रहे हैं इसके। ये लेफ्ट साइड का हो चुका होगा आपका। In a Geiger-Marsden experiment, comma, what is the distance of closest approach? What is the distance of closest approach to the nucleus? बेटा इधर ही ध्यान दीजिए, आप बातों में इन्वॉल्व मत हो जाइए। टू द न्यूक्लियस of a 7.7 mega electron volt alpha particle, 7.7 mega electron volt alpha particle before it comes momentarily to rest and reverses its direction क्वेश्चन मार्क फिर इसमें दिया हुआ है z इज इक्वल्स टू 79
फॉर गोल्ड। Z इज इक्वल टू 79 फॉर गोल्ड। ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। देखो स्टेट बोर्ड में तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ये सब दिया हुआ नहीं है ना, और ये भी जो आपको दिख रहा है रेडियस और एनर्जी, ये डायरेक्टली बोर्स ऑर्बिट के बाद बताया गया है आपको स्टेट बोर्ड में, है ना। बट वी आर स्टडिंग अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, तो उसमें ये सारी चीज़ों को शुरू में भी मेंशन किया गया है। सोहान क्या हो गया बेटा, तू सीधा क्यों नहीं बैठता कभी? चलिए क्या क्या दिया हुआ बेटा यहाँ पे, एज वी कैन सी द अपने को काइनेटिक एनर्जी दिया गया है आपको अल्फा पार्टिकल की। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज गिवन एज 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच कैन बी रिटन एज 7.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मेगा का 10⁻6, तो ये हो जाएगा 7.7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻13 जूल, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। Z की वैल्यू दी गई है 79। मैंने आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला डिराइव करके दिया था, इफ़ यू रिमेंबर। क्या था वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला? R इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ट्वाइस E ZE अपॉन काइनेटिक एनर्जी K। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे वेरी सिंपल, जस्ट फोकस ओवर हियर। R इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को अपन लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻9, इफ यू रिमेंबर, है ना। 2 टाइम्स ऑफ Z यानी 2 टाइम्स ऑफ 79 कितना होगा ये? 158, है ना, 158। तो 158 और E का स्क्वायर, E का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर। ओके, काइनेटिक एनर्जी आपको भी दिए गए 7। अच्छा, आई शुड राइट, मतलब इसको ऐसे ही लिखना चाहिए मुझे, ये वैल्यू लिखना चाहिए 7.7 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻6, मुझे एज इट इज़ लिखना चाहिए पूरा का पूरा। ये क्यों ऐसा? क्यों? ताकि वहाँ से कैंसलेशन हो सके। तो भैया ये कैंसलेशन होगा इसका, यहाँ से ये पावर जाएगा और ये 9 और 6 कट के 3 हो जाएंगे। R इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाय 158, ज़रा बताएंगे कितना होगा? 1431। तो इट विल बी 1431 इंटू 10⁻³ अपॉन 7.7 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो R इज इक्वल्स टू, जरा करिए कैलकुलेट, कितना होता? 158 मल्टीप्लाई बाय 9, 158 मल्टीप्लाई बाय 9, 1422 इज द करेक्ट आंसर। तो 1422 आएगा। तो 1422 मल्टीप्लाई बाय 1.6 डिवाइडेड बाय 7.7, इट इज 295.48। ये पूरा आंसर बता रहा हूं मैं, 10⁻⁻16 मीटर्स। चलो लिख लो, I'll just check the answer. अच्छा, Z के फॉर्म में दिया हुआ है ना इसने? हाँ चलेगा, चलो ठीक है।
295.48 इंटू 10⁻⁻16 मीटर्स। तो ये हुआ हमारा रेडियस ऑफ, सॉरी नॉट रेडियस, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। लिख लो, बी सीरियस गाइज। और तू ना पढ़ाई पे ध्यान दे, मैं क्या बोल रहा, क्या वर्ड बोला, ऐसा वैसा। हाँ कौन सा, ये पावर, ये और ये कट गया, बचा 10⁻⁻19। 9 और 6 माइनस करेंगे तो 10⁻3, और ये 3 और ये -19 -16। अगला क्वेश्चन लो, कहाँ पे, मोमेंटरीली टू रेस्ट। चलिए, it is found experimentally, that 13.6 electron volt energy, 13.6 electron volt energy is required to separate a hydrogen atom into a proton and an electron. Full stop. Compute the orbital radius, इधर ध्यान दो, compute the orbital radius and velocity of electron in a hydrogen atom. मतलब ये हुआ, एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए पूरा आपको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। असल में ये हल्का सा जुड़ा हुआ है आगे कॉन्सेप्ट के साथ, जो नहीं है ना, बाइंडिंग एनर्जी जैसा कॉन्सेप्ट आता है ना। अब आपको कोई चीज़ को अगर आपको छुड़ाना है किसी चीज़ से, तो कम से कम उसको आपको उतनी ही एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगी जितनी एनर्जी से उसने पकड़ के रखा है। तो इनडायरेक्ट वे में इसने क्या बोल दिया कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो बीच है ना, एटम की टोटल एनर्जी कितनी है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनडायरेक्ट वे में उसने बोल दिया आपको। अब ऑन दैट बेसिस वो कह रहा है कि पता लगाओ आपकी आर की वैल्यू यानी रेडियस क्या होगा। बहुत आसान है ना। आप पहले गिवन क्वांटिटीज़ जो है वो लिख डालो पूरी की वैल्यूज़। तो अगर मैं कहूँगा टोटल एनर्जी जो आपको दिया गया है वो है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, वैसे माइनस में बोलना चाहिए मुझे। एनर्जी ऑफ एटम माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। मतलब कैसा, अगर सपोज करो कि एटम की, मतलब मुझे छुड़ाने के लिए अगर प्लस 13.6 लग रहा, तो एटम की एनर्जी फिर कितनी होगी, माइनस 13.6। तो भाई छुड़ाने के लिए प्लस लग रहा, तो एटम की एनर्जी होगी माइनस 13.6। और एनर्जी ऑफ एन एटम का फॉर्मूला क्या है, अभी हाल ही में हमने देखा, माइनस क्या है वो, E²/8πε0r, इजंट इट। ये है ना हमारे पास, बट ठीक है, बिल्कुल वही करेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 13.6 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ E²/8πε0r। अब देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 13.6 प्लस में
ई की वैल्यू आ गई 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 का स्क्वायर। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या होता है, 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9, तो 1/8 पाई एप्सिलॉन 0 क्या हो जाएगा, 9/2, 9 है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इट विल बी 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय आर। अब ये आर को इधर लेके चले जाओ, तो देयरफॉर आर इज इक्वल्स टू, अरे हाँ वो जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 13.6 इंटू 1.6, या चलो ई कर डालता हूँ मैं, है ना, ई लिख देता हूँ अभी का शॉर्ट में, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19। तो फिर अब आगे क्या, ये ई कटेगा, ओके ये ई कट जाएगा, और बाद में आर की वैल्यू जो रहेगी, ये आर इधर आया, 1.6 इंटू 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 इंटू 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 10, और 2 मल्टीप्लाई बाय 13.6, फिर क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 13.6। चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं फिर कितना आता है। 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 इंटू 1.6 अपॉन 2 इंटू 13.6। अगर मैं 9 मल्टीप्लाई बाय 4.5 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 4.5 डिवाइडेड बाय 13.6 करूं, 2.977 यानी कि 78, 2.978, यहाँ पर दिया है 5.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 11। आंसर में इतना फर्क कैसे आ जा रहा, आंसर आ रहा 5.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 11। वंस अगेन, और वही ना, वही सही है, सही है, आ रहा बराबर। तो फिर मैंने क्या गड़बड़ कर दिया, मल्टीप्लाई, अच्छा हाँ मैंने वो गड़बड़ कर दिया था, मैंने 9 को उससे मल्टीप्लाई कर दिया था 4.5 से। चलो तो ये आ जा रहा है 5.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 11 मीटर्स, यानी कि 0.53 एंगस्ट्रॉम डिग्री, 0.53 एंगस्ट्रॉम डिग्री। अब ये आ गया रेडियस, ये क्या आ गया, रेडियस आ गया। अब अपने को क्या निकालने का बेटा आगे, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे हम, उसके पास बताइए, हमारे पास क्या फॉर्मूला था रेडियस का, रेडियस का क्या फॉर्मूला था, अभी थोड़ी देर पहले किया ना आपने, रेडियस का फॉर्मूला ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एम वी स्क्वायर। देखो सिंस आर इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एम वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर, यानी वी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। अब देखो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ई स्क्वायर म्हणजे काय 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 का स्क्वायर, इसकी ऐसी की तैसी एम बी है वहाँ पर, है ना, नहीं कोई बात नहीं, कैंसिल कर देगा वो अपने आप को, है ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 होता, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9, ई स्क्वायर की वैल्यू 2.56 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 का डबल कितना होगा, माइनस 38। अब देखो आर की वैल्यू जो है 5.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 11, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आपका आएगा 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 31, तो 9.1 की जगह मैं क्या लिखूंगा 9, 10 रेज़ टू पावर माइनस 31, फिर ये 9 और ये 9 कट जाएगा, और फिर देखो कैलकुलेशन क्या था, करो कैलकुलेशन, लेट मी चेक, 2.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर, हाँ बराबर, आंसर आएगा 2.2 अप्रोक्सीमेशन में 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड। लिखो
हाँ उससे भी कर सकते हैं, बट अभी वी आर गोइंग थ्रू रदरफोर्ड्स। एक मिनट, क्योंकि यहाँ पर कैसा है, इससे ये मेंशन ही नहीं